नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं का पाठ 2 तलाश के प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। इस पाठ को हम अपनी लास्ट वीडियो में समझा चुके हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो आप प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। प्रश्न 1, भारत के अतीत के बारे में जानने के लिए नेहरू जी ने किन किन माध्यमों का सहारा लिया? उत्तर, भारत के अतीत के बारे में जानने के लिए नेहरू जी ने भारत को आलोचक की दृष्टि से देखा, देश के विभिन्न भागों की यात्राएं शुरू की। उन्होंने विभिन्न महत्वपूर्ण स्मारकों तथा भवनों को देखा। इसके अलावा उन्होंने विभिन्न विदेशी यात्रियों के भारत यात्रा के वर्णनों को भी पढ़ा। अब उन्होंने भारत के अतीत को जानने के लिए नेहरू जी ने बहुत सारे काम किए। सबसे पहले तो उन्होंने भारत को एक आलोचक की दृष्टि से देखा, ताकि वह उसकी अच्छाई बुराई दोनों पर ही ध्यान दे सके, क्योंकि अगर वह आलोचक की दृष्टि से देखते हैं तभी वह दोनों के विषय में सोच सकते हैं। लेकिन अगर वो अपने देश के वासी के रूप में सोचते तो वो कभी अपनी देश की बुराइयां देख ही नहीं सकते थे। इसलिए उन्होंने एक बाहरी आलोचक की दृष्टि से अपने देश को, भारत को देखना शुरू किया। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण स्मारक थे, भवन थे, उन्होंने वहां जाकर उनकी यात्राएं की। और उसके अलावा इन्होंने जो विदेशी यात्री बहुत सालों पहले हमारे देश में आया करते थे, तो वो अक्सर अपनी यात्रा का वर्णन किसी पुस्तक में लिख दिया करते थे। तो नेहरू जी ने उन लोगों की पुस्तकों को भी पढ़ा, जिससे उन्हें बहुत कुछ भारत के अतीत के विषय में जानने को मिला। अब आता है प्रश्न 2, नेहरू जी ने सिंधु घाटी की सभ्यता को आश्चर्यजनक क्यों कहा है? उत्तर, नेहरू जी ने सिंधु घाटी की सभ्यता को आश्चर्यजनक इसलिए कहा है क्योंकि यह सभ्यता एवं संस्कृति 5-6 हजार या उससे भी अधिक समय तक निरंतर कायम रही, वह भी परिवर्तनशील और विकासमान रहकर। अब सीरियसली बच्चों, जो ये सिंधु घाटी सभ्यता थी वह सच में हमारे लिए आश्चर्यजनक थी, हमें हैरान कर देने वाली थी, क्योंकि जब खुदाई में वहाँ के शहर देखे तो वो बिल्कुल विकसित शहर थे। वहाँ पे आपको सब चीज़ मिलेगी। आप अगर उन लोगों के घर देखोगे तो उनका कमरा, रहने का, सोने का शयन कक्ष अलग होता था, किचन अलग होता था, बाथरूम अलग होता था, पूजा घर अलग होता था। मतलब हर चीज सिस्टमैटिक ढंग से सोच विचार करके प्लानिंग के साथ बनाई गई थी। तो सीरियसली वह सभ्यता सच में आश्चर्यजनक थी। अब आता है प्रश्न 3, सिंधु घाटी सभ्यता किस स्थान से संबंधित है? अब इसका उत्तर देखिए। सिंधु घाटी सभ्यता भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित सिंधु घाटी में मोहनजोदड़ो नामक स्थान से संबंधित है। यह सभ्यता यहाँ चारों ओर बिखरी थी, अर्थात चारों ओर फैली हुई थी, नजर आती थी, जिसका समय 5-6 हजार वर्ष पहले का बताया जाता है। प्रश्न 4, भारतीय सभ्यता के संपर्क में कौन कौन आए, इससे क्या प्रभाव पड़ा? अब हमें यह बताना है कि जो हमारी भारतीय सभ्यता थी इसके संपर्क में, अर्थात इसका किन किन देशों के साथ जो मेलजोल रहा, संबंध रहे। अब उत्तर है, भारतीय सभ्यता के संपर्क में फारस, मिस्र, ग्रीस, चीन, मध्य एशिया और भूमध्य सागर के लोग आए। यद्यपि भारत और अन्य देश एक दूसरे से प्रभावित हुए, पर भारत की सांस्कृतिक आधार, जो भारत का हमारा सांस्कृतिक आधार था, वह इतना मजबूत था कि इसलिए वह हिल ना सका। जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी उसका दूसरे देशों से अक्सर व्यापार का संबंध रहा था, जिसके कारण हमारे यहाँ के लोग भी वहाँ जाते थे और वहाँ के भी यहाँ आते थे। लेकिन इनका सांस्कृतिक आधार इतना मजबूत था कि कोई भी सभ्यता के, कहीं भी देश के लोग यहाँ आए, लेकिन उनकी सभ्यता को, उनकी संस्कृति में चेंजेस नहीं ला पाए, बल्कि उसी में घुल मिल कर रह गए।
अब आता है प्रश्न 5। नेहरू जी पहाड़ों तथा कश्मीर की ओर क्यों आकर्षित हुए? अब क्या कारण था जो नेहरू जी पहाड़ों और कश्मीर की ओर आकर्षित होते थे? उत्तर देखिए, नेहरू जी के पूर्वज कश्मीर के निवासी थे। जो नेहरू जी के पूर्वज थे, दादा परदादा, वह कश्मीर के निवासी थे। उनके पूर्वजों का तथा उनका अधिकांश समय कश्मीर की खूबसूरत वादियों में बीता था। जो नेहरू जी थे, उनके पूर्वजों का तथा नेहरू जी का स्वयं जो पूरा जीवन था वह कश्मीर की वादियों में बीता था। वह वहीं के रहने वाले थे। इसके अलावा हिमालय तथा कश्मीर का प्राकृतिक सौंदर्य, इसके अलावा जो हमारा हिमालय पर्वत है और कश्मीर है वो इतना सुंदर है, उसका प्राकृतिक सौंदर्य इतना सुंदर है कि उन्हें बरबस अपनी ओर आकर्षित कर लेता था, कि वह अपने आप ही नेहरू जी को अपनी ओर आकर्षित कर लेता था। प्रश्न 6। हिमालय पर्वत के हृदय से कौन कौन सी नदियां निकलती है? सिंधु नदी की विशेषता पाठ के आधार पर लिखी। उत्तर, हिमालय पर्वत के हृदय से गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र तथा सिंधु जैसी अनेक नदियां निकलती है। सिंधु हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदी है। इसे इंडस भी कहा जाता है। इसी के आधार पर भारत का नाम इंडिया या हिंदुस्तान पड़ा। प्रश्न 7। शक्ति के पतन और नाश का देश पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर, शक्ति के पतन और नाश का देश पर यह प्रभाव हुआ कि भारत तकनीक की दौड़ में पिछड़ने लगा तथा मानसिक सजगता और तकनीकी कौशल में कमी आती गई। धीरे धीरे क्या हुआ, हमारा देश तकनीक की दौड़ में, तकनीक में पीछे जाता रहा और धीरे धीरे उसमें मानसिक सजगता और तकनीकी कौशल की कमी आ गई। प्रश्न 8। भारत के तकनीकी कौशल में पिछड़ने से यूरोप की स्थिति कैसी हो गई? उत्तर, भारत के तकनीकी कौशल में पिछड़ने से यूरोप, जो एक जमाने में पिछड़ा हुआ था, तकनीकी दृष्टि से भारत से काफी आगे निकल गया। नई तकनीक से उसका सैन्य बल बढ़ गया। इससे पूरब पर अधिकार करना उसके लिए आसान हो गया। अब क्या हुआ, जो यूरोप था वो पहले बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ था तकनीकी दृष्टि से, लेकिन धीरे धीरे भारत ने अपनी मानसिक सजगता खो दी। अब वो धीरे धीरे पिछड़ता जा रहा था, जिसके कारण यूरोप उससे आगे निकल गया। अब यूरोप के लिए पूरब के देशों पर अधिकार करना धीरे धीरे आसान हो गया, क्योंकि जो वहाँ के देश थे धीरे धीरे पिछड़ते जा रहे थे। अब आता है प्रश्न 9। मानसिक सजगता में गिरावट ने संकीर्ण रूढ़िवादिता को किस प्रकार बढ़ावा दिया? उत्तर, भारतीयों की मानसिक सजगता में गिरावट के कारण साहसिक कार्यों की लालसा में कमी आते गई, अर्थात साहसिक कार्य बहुत ज़्यादा कम होते गए। ऐसे में भारतीयों की महासागर को पार करने पर रोक लगने की धारणा का प्रसार हुआ। इस पर संकीर्ण रूढ़िवादिता को बढ़ावा मिला। अब क्या हो गया, भारत में रूढ़ियाँ फैलने लग गई, अंधविश्वास फैलने लग गया। कहा जाने लगा कि अगर आप महासागर को पार करोगे तो देवी का प्रकोप पड़ेगा, तुम्हारे साथ ये गलत हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा, ये सब पाप है। इस तरीके के अंधविश्वास फैलने लग गए, जिस कारण हमारा जो विकास था बिल्कुल ही घट गया। घटा क्या हम कह सकते हैं, बंद ही हो गया। जब हम महासागर पार ही नहीं करेंगे, दूसरे देशों से व्यापार ही नहीं करेंगे, तब हम आगे कैसे बढ़ेंगे? और ये सारी चीजें धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी और हम संकीर्ण रूढ़िवादिता को हमारे देश में बढ़ावा मिल रहा था। अब आता है प्रश्न 10। पाठ के आधार पर भारतीय संस्कृति की विशेषताएं लिखिए। उत्तर, भारत की शक्ति और सीमा नामक इस पाठांश से भारतीय संस्कृति के बारे में पता चलता है कि भारतीय संस्कृति अत्यंत पुरानी है, कि जो ये हमारी भारतीय संस्कृति है वो बहुत ज़्यादा पुरानी है। ये हमें भारत की शक्ति और सीमा नामक पाठांश से पता चल रहा है। इसमें समय समय पर कुछ बदलाव अवश्य हुए, समय समय में इसमें चेंजेस आए हैं, पर इसका स्वरूप नष्ट नहीं हुआ, लेकिन इसका पुराना स्वरूप पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ था। यह पुराने विचारों के साथ साथ नए विचार आत्मसात करने में सक्षम है। ये जो हमारा भारत है वो पुराने विचारों को संभाल के रखते हुए नए विचारों को भी ग्रहण करने में सक्षम है।
अब आता है प्रश्न 11, नेहरू जी ग्रामीण जनता और मध्य वर्ग में क्या अंतर महसूस करते हैं? उत्तर, नेहरू जी को ग्रामीण जनता से सदा से ही आकर्षित करती रही। जो नेहरू जी थी उनको ग्रामीण जनता हमेशा से आकर्षित करती थी अपनी तरफ। यह ग्रामीण जनता भारत से पूर्णतः जुड़ी प्रतीत होती थी। ये जो हमारी ग्रामीण जनता है, गांव के लोग हैं, ये पूरी तरह भारत से जुड़े हुए थे। वह अभावों में जीते हुए भी भारत की शान थे। उनके यहाँ अभाव थे, चीज़ों की कमी थी, फिर भी उन्हें भारत की शान कहा जा सकता था। इसके विपरीत मध्य वर्ग में लगाव कम और उत्तेजना अधिक थी। इसके विपरीत क्या था? मध्य वर्ग था, उसमें लगाव कम था और उत्तेजना ज़्यादा थी। प्रश्न 12, नेहरू जी अपने श्रोताओं के समक्ष किसकी चर्चा किया करते थे? उत्तर, नेहरू जी अपने ग्रामीण श्रोताओं के समक्ष अपने देश हिंदुस्तान की चर्चा किया करते थे। वह हमेशा हिंदुस्तान के बारे में ग्रामीण लोगों को बताया करते थे। इसके अलावा वह उस भारत की चर्चा करते थे जिसका नाम भारत के नाम पर पड़ा है। इसके अलावा वह हमेशा ग्रामीणों को अपने भारत के विषय में बताया करते थे कि हमारे भारत का नाम भारत के नाम पर पड़ा है। प्रश्न 13, नेहरू जी ने किसानों को संबोधित करते हुए कौन सा संदेश देना चाहा? नेहरू जी ने किसानों को संबोधित करते हुए विश्व बंधुत्व का संदेश देना चाहा। वह किसानों को हमेशा समझाने की कोशिश करते हैं कि ये पूरा विश्व एक है। वह किसानों से कहा करते थे कि वह भारत को अखंड मानकर उसके बारे में सोचे। जो नेहरू जी थे वो हमेशा किसानों में एकता की भावना विकसित करना चाहते थे। वह चाहते थे कि जो भारतवासी है वह पूरे भारत को अखंड मानकर उसके बारे में सोचे। ये नहीं सिर्फ अपने गांव के बारे में सोचे, वह सोचे अगर उन्हें आज़ादी चाहिए तो पूरे भारत के लिए चाहिए, ना कि सिर्फ अपने गांव के लिए। उन्हें इस तथ्य पर भी विचार करना चाहिए कि वह विराट विश्व के हिस्से। इसके अलावा वह चाहते थे कि गांव के लोग इस बात पर भी विचार करें कि वह सिर्फ भारत के ही नहीं, इस पूरे विराट विश्व के, जो इतना बड़ा विश्व है, इसके भी हिस्से है। अब आता है प्रश्न 14, सभाओं में नेहरू जी का स्वागत किस प्रकार होता था? अब नेहरू जी थे, जब भी वह किसी सभा में जाते थे, नेहरू जी जब किसी सभा में रहते थे तब लोगों की भीड़ भारत माता की जय, भारत माता की जय कहकर उत्साहपूर्वक उनका स्वागत करती थी। अर्थात लोग उनके स्वागत में भारत माता की जय के नारे लगाते थे। प्रश्न 15, तक्षशिला की प्रसिद्धि का कारण पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, तक्षशिला एक महान विश्वविद्यालय तथा भारतीय संस्कृति का केंद्र था। आपने भी सुना होगा तक्षशिला का नाम। वह एक महान विश्वविद्यालय था और भारतीय संस्कृति का केंद्र भी था, जो 2000 वर्ष पहले प्रसिद्धि के चरम शिखर पर था। जो 2000 साल पहले प्रसिद्ध था बहुत ज़्यादा और अपने चरम शिखर पर पहुंच चुका था, यानी अपने सबसे ऊंचे स्तर पर था। यहाँ भारत भर के ही नहीं बल्कि एशिया के विद्यार्थी भी ज्ञानार्जन हेतु आते थे। ये तक्षशिला विश्वविद्यालय में सिर्फ भारत के ही बच्चे पढ़ने के लिए नहीं आते थे, स्टूडेंट्स नहीं आते थे, पूरे एशिया के स्टूडेंट्स पढ़ने आते थे। अब आता है प्रश्न 16, राष्ट्रवाद की अवधारणा विकसित होने से भारतीयों पर क्या असर हुआ? उत्तर, राष्ट्रवाद की अवधारणा विकसित होने से यह असर हुआ कि भीतरी मतभेद होने के बाद भी विदेशों में भारतीय अनिवार्य रूप से एक राष्ट्रीय समुदाय बनकर रहते हैं और उन्हें हिंदुस्तानी या भारतीय कहकर ही संबोधित किया जाता है। अब राष्ट्रीयता की अवधारणा के विकसित होने का फायदा ये हुआ, चाहे हमारे भारतीय लोगों में अंदर कितने भी मतभेद हो, लेकिन जब हम किसी बाहर देश में, विदेश में रहने के लिए जाते हैं तब हमेशा सभी भारतीय एक बनकर रहते हैं, मिलजुल कर एकता के साथ रहते हैं और उन्हें दूसरे देशों में हिंदुस्तानी या भारतीय कहकर ही पुकारा जाता है। तो बच्चों, ये थे प्रश्न उत्तर। उम्मीद है आप सबको समझ आए होंगे। कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।